नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि नहीं, हाँ, कुछ मित्रों का ये रिक्वेस्ट था कि उन्हें यूपीपीसीएस 2023 का पेपर प्रोवाइड कराया जाए और विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज जो है मैं उसी चीज़ को लेके आया हूँ आपके सामने। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट या विद्यार्थी आर ओ 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 2-3 एग्ज़ाम पीछे हुए होते हैं आयोग में कोई भी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेने से कई बार तो सीधे कई प्रश्न हमें आयोग के रिपीट मिल जाते हैं उसमें। और फिर दूसरा कि एक आइडिया लग जाता है कि करंट जो अपडेट है या किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं वही 2023 का जो पेपर हुआ है पीसीएस प्री का, उसको लेके आपके सामने आया हूँ। और इसका जो आंसर है ये मैं आपको बता दूं कि जो आयोग की आंसर की आई थी उससे ये मिलाया हुआ है, और ये मेरा खुद का अपना पेपर है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कुछ भी है आयोग से मिला हुआ उसी अनुसार जो है मैंने इसके उत्तर को मिला रखा है। तो आइए जो हम लोग अपना वो शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ जो है संविधान के भाग संख्या को दिया गया है और दूसरी तरफ उसमें वर्णित उल्लिखित बातों को दिया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, बी अनुसूचित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, ऑप्शन सी अधिकरण भाग 11, राजभाषा भाग 17। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो अधिकरण होता है, अधिकरण संविधान के भाग 14 का हिस्सा है। किसका है? भाग 14 का हिस्सा है, इसलिए जो ये सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक तरफ सूचियों को दिया गया है और उसमें सॉरी, एक तरफ अनुच्छेद को दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है कि नहीं, उसमें किन बातों का वर्णन है या क्या उल्लिखित है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 324, फिर ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338। और नीचे सूची दो में दिया गया है, नंबर 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 2 वित्त आयोग, 3 लोक सेवा आयोग, 4 निर्वाचन आयोग। अब इसमें देखिए मिलान करना है कि कौन किसमें सही सुमेलित है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, देखिए वो सही सुमेलित है। ये इसमें यानी ए का 4, ए आपका 324 है, तो इसका 4 मतलब क्या? निर्वाचन आयोग। यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। फिर बी का 3, बी का 3, बी मतलब अनुच्छेद 315 में आपको लोक सेवा आयोग के बारे में मिलता है देखने को। फिर सी का 2, अनुच्छेद 280 में आप सभी जानते हैं कि वित्त आयोग के बारे में विवरण मिलता है। और फिर आपका एक अनुच्छेद बचता है 338, और यह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। अब उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, यानी जो सबसे पहले घटित हुआ और उसके बाद जो सबसे बाद में घटित हुआ। तो देखिए, ऑप्शन में नंबर 1 है प्रारूप समिति की नियुक्ति, बी भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया या किया, फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारा 4 नंबर हुआ था, ये मैंने यहाँ पे 46 अपने पेपर में ही लिख रखा है। तो 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई थी, प्रथम बैठक जो है दिसंबर 1946 में। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन 1, जो प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, ये देखिए अगस्त 1947 में हुई थी। तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पे फिर देखिए, जो हमने अंगीकृत अधिनियमित करने की बात कही है, तो ये 26 नवंबर 1949 को, यानी संविधान को अपनाने की बात जो
कही गई है उसकी बात है। और सबसे लास्ट में भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन डी इसमें सही होगा, यानी 4, 1, 2 और 3 ये इसका क्रम बन जाएगा लागू होने से बाद में आने। अब उसके बाद देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये देखिए कथन कारण से पूछा गया है और पॉलिटी का प्रश्न है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो है ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए जब कभी भी आपको असर्शन और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बताऊं कि कैसे आपको लगेगा कि नहीं है जो ऊपर बात कही जा रही है वो नीचे जो है कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसका एक सबसे आसान तरीका होता है कि यहाँ बीच में अगर हम क्योंकि जोड़ दें, बीच में यहाँ जो है क्योंकि, देखिए क्यों की, क्योंकि जोड़ दें। जैसे यहाँ फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो अब देखिए थोड़ा सा बातें जो है हमारी स्पष्ट हो जाती हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि नहीं, ये सत्य तो है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दोनों बात जो है सिमिलर नहीं समझ में आती। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है कि ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन जो है कथन की व्याख्या को नहीं साबित कर पा रहा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद देखिए क्या घटनाएं हैं जो सही हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो कथन एक है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, किए गए जो मान्य होते हैं। देखिए निर्वाचन के जब निर्वाचन होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का और उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो जो है वो सब मान्य होते हैं, किसी तरह की कानूनी बाध्यता के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। फिर कथन 2 है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। ये जो है बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं है। आपसे कथन पूछा गया है कि कौन से सही है, तो देखिए केवल एक जो है वो सही है, ऑप्शन ए ये इसमें सही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो देखिए बहुत आसान है कि सुमित्रा महाजन के पूर्व जो है मीरा कुमार कांग्रेस के गवर्नमेंट में लोकसभा पहली लोकसभा अध्यक्ष हुई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, और मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, इसलिए एकमात्र ऑप्शन ही है ये। तो ये आसानी से आप सही कर सकते हैं। फिर प्रश्न 7 देखिए, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित, यानी एक तरफ अनुसूचियों को दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित विषयों को दिया गया है। तो पूछा गया आपसे कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए तीसरी अनुसूची में जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप है, यहाँ प्रारूप होना चाहिए। अक्सर जो है हिंदी में गलती आती है, तो ये सही है। फिर 8वीं अनुसूची देखिए भाषा से संबंधित है, ये भी सही है। फिर 9वीं अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो देखिए ये गलत है। 9वीं अनुसूची में जो है वो पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में? पंचायतों के। ये राइटिंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं है अभी, खैर समझने के लिए आप लोगों के लिए है ये। फिर 10वीं अनुसूची अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर निर्भरता की बात करती है, ये भी ठीक है। तो यानी जो 9वीं अनुसूची है वो पंचायतों के विषय में दी गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी?
तो देखिए बहुत सिंपल है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो ये अवधि जो है हमारी 15 वर्ष थी। और इस हिसाब से जो है ऐसा माना गया कि नहीं, अगर 15 वर्ष तक जो है हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे और अगर आगे आसानी हो जाएगी तो हिंदी को जो है लागू कर दिया जाएगा। ऐसा कहा गया था संविधान निर्माताओं द्वारा। अब प्रश्न 9 लेते हैं। प्रश्न 9 है आपका, कथन कारण है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। और कारण दिया गया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो देखिए बिल्कुल ये कथन कारण दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या भी है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के जो भाग होते हैं वो 3 अंग होते हैं आपका, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिला के जो है वो संसद के भाग होते हैं। और जब हम जानते हैं कि कोई भी बिल आता है संसद में तो वो दोनों सदनों से जब पास होके जाता है तो फाइनली राष्ट्रपति का जब तक उस पर साइन नहीं होगा तब तक वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बनता है, यानी अधिनियम नहीं बनता है। तो इसलिए कथन बी सत्य है इसमें आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसमें दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि जो वित्त आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं, यानी 1+4, 1+4, ये उसकी संरचना होती है। और उसके बाद यह अपना प्रतिवेदन जो है नीति आयोग को नहीं सौंपता है, बल्कि अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सौंपता संसद को है, राष्ट्रपति के माध्यम से। तो इसमें आपका उत्तर डी हो जाएगा, यानी न तो एक न तो दो, कोई सही नहीं। अब इसके बाद देखिए एक पेज मिसमैच हो गया है, तो मैं आपको उसी पेज पे ले चलता हूँ। देखिए ये वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। 10 के बाद हमें 11 देखना है। तो देखिए दिया गया, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए। देखिए अब आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि यूपी पीसीएस के पेपर में भी इस तरह की अब चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि पहले यूपीएससी में पूछी जाती थी। तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया इस बार से, 2023 से। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रीट का प्रयोग कर सकती। अब देखिए ये उच्चतम न्यायालय के बारे में कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सत्य है, ये उच्चतम न्यायालय कर सकती। फिर संसद को अधिकार है कि किसको? संसद को। देखिए जब कभी भी इस तरह की चीजें आया करें तो आप लोग जो कीवर्ड्स हैं उनको जरूर देखा करिए प्रीलिम्स में। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए ये भी सही है कि अगर संसद जो है कोई इस तरह की विधि बना दे जो कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियां जो है वो निचली अदालतों को भी दिया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2। देखिए चूंकि ये पेपर हो चुका है तो मेरा उद्देश्य ये है कि एक तरह से आपको रिवीजन हो जाएगी। तो मैं बहुत सारे आंसर को आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जो सही है उसी को मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, देखिए इंग्लिश को भी देखते चलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो कथन 1 है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित हो। तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की बात कही जाती है, मतलब योग्य हो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। देखिए ये गलत, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त विधि अधिकारी होता है, और कभी भी जब अ, सरकार जब हटती है तो उसके साथ ही यह इस्तीफा दे देता है, और इसे जो है कभी भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए जो इसमें आपका केवल एक सही होगा। अब इसके बाद 13 नंबर देखते हैं।
भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल सत्य है। जब आपसे ये पूछा जाता है विधान परिषद के सदस्य के बारे में, तो इसमें ये निश्चित है कि जो विधान सभा की कुल सदस्य संख्या है उसका उसके एक तिहाई से अधिक जो है विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये किसी भी राज्य में विधान परिषद के लिए। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। देखिए ये भी सत्य है कि न्यूनतम जो सदस्य संख्या होती है वो 40 ही होती है। तो इस तरह से आपका जो कथन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। अब हम लोग फिर से लौटते हैं अपने पेज 6 के पास। देखिए यही है, देखते रहने से ही चीज़ें होती हैं और मुझे लगता है बैक ईयर का पेपर सबको देख के जाना चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, तो देखिए बिल्कुल सही है। 31 सीटें हमारे यहाँ राज्यसभा के लिए और 80 सीटें जो है वो लोकसभा के लिए। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग सारे राज्य के लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को जो है कहीं लिख के याद कर जाइए, क्योंकि ऐसा जो है आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। लोक दूसरा कथन है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं, तो देखिए ये भी ठीक है दोनों चीजें, और ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, संसद के सचिवालय, देखिए सेक्रेटरीट की बात की जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा के लिए विशेष अलग अलग सचिवालय होते हैं, में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है, देखिए बिल्कुल सही कथन है ये। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो देखिए ये भी सही है। तो इस हिसाब से कथन सी हमारा 1 और 2 दोनों सही। क्योंकि देखिए जो संसद का अध्यक्ष होता है उसके पास प्रशासनिक शक्तियां भी होती हैं, न्यायिक शक्तियां भी होती हैं, तो सदन का अध्यक्ष होने के नाते उसके पास इस तरह के अधिकार होते हैं कि वो अपने स्टाफ या सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति को कर सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार, देखिए यहाँ पे केंद्रीय सरकार दिया गया है, के द्वारा होता है। ऑप्शन सी, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। फिर ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। तो देखिए पूछा गया है आपसे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो राज्य सरकार करती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पंचायत है वो राज्य का विषय है, तो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जो है इनकी शक्तियों का निर्धारण होता है, तो ये केंद्रीय सरकार गलत होगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है, ऑप्शन ए राज्य व्यवस्थापिका, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राज्य का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी पंचायती राज आयोग। देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है उसका उत्तरदायित्व होता है कि राज्य में पंचायती राज, पंचायत और जो यूएलबी होता है, अर्बन लोकल बॉडीज, जिसको हम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम कहते हैं, उन सारे चुनावों का दायित्व जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग पे होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है इसमें सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी देखिए पंचायती राज से ही संबंधित है, इस बार पंचायती राज से बहुत प्रश्न पूछा गया है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए कथन ए है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, तो बिल्कुल जो अशोक मेहता समिति थी वो 2 स्तरीय ही बात की थी, उसने कहा वो ब्लॉक पंचायत के गठन की बात नहीं करती। फिर है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए, नहीं, ये देखिए गलत है। ये खंड को ना मानकर जिला को जो है विकेंद्रीकरण के लिए इकाई मानते हैं, किसको? जिला को, तो इसीलिए इन्होंने द्विस्तरीय बात की थी। तो इस हिसाब से आपका कथन ए इसमें सही होगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? देखिए, पूछा जा रहा है अनुच्छेद 20। तो स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, बिल्कुल सही है, ये 20 का हिस्सा है। दोहरे दंड की धारा होने से निषेध, बिल्कुल ये भी सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, यातना के विरुद्ध निषेध, ये देखिए गलत है। यही जो है इसमें 20 का हिस्सा ये नहीं है, ये जो है 22 का हिस्सा है। अब इसमें जो है ऑप्शन डी, कार्योत्तर विधान, ये भी आपका 20 का हिस्सा है। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रावधान या प्रोविजन है जो आपके डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। तो देखिए, ये अब मौलिक कर्तव्य तो है, लेकिन अब ये नीति निदेशक का भाग नहीं है। फिर पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। फिर उसके बाद समान नागरिक संहिता। तो इसमें जो पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, ये देखिए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, और ये जो डीपीएसपी में भी आता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो कथन एक है, अनुच्छेद कुछ। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये इंग्लिश न पढ़ने की वजह से ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था, और हमें ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो मान लीजिए आयोग महान है, उसका काम ही, उसका उत्तरदायित्व है कि वो आपसे 5-10 प्रश्न गलत करवाएगा, और उस 5-10 प्रश्न की गलती की वजह से हजारों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होंगी। यह जो आयोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, इसके लिए आप आयोग को कोसिए मत। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए, क्योंकि परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उत्तरदायित्व तो आपका आयोग का नहीं है। आयोग हर साल इस तरह की गलती करता है, और इसकी वजह से हर साल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। तो इस तरह की गलतियों से बचना है। तो यहाँ आप ये इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। तो देखिए, अगर यहाँ पे भी जो है 109 दिया रहता तो बात समझ में आ जाती, और ये कथन जो है गलत हो जाता, क्योंकि 109 की जगह 108 है। ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, और ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ केवल ऑप्शन बी सही होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों लगाया है, चूंकि मैंने गलती की तो आयोग द्वारा गलती का शिकार मैं हो गया हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, आप गलतियों का शिकार मत होइए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये देखिए, अब इतिहास का प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से एक सही कालानुक्रम है? यानी आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि किस तरह से जो आक्रमणकारी हैं उनका क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए, यूनानी शक कुषाण। ऑप्शन बी, यूनानी कुषाण शक। ऑप्शन सी, शक यूनानी कुषाण। ऑप्शन डी, शक कुषाण यूनानी। तो देखिए, सबसे पहले हिंद यवन आए थे, जिन्हें हम यूनानी कहते हैं, इंडो ग्रीक भी कहते हैं। उसके बाद शक आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। तो ये आप क्रम याद रखिए। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। मिलिंद पन्नु, या देखिए इसको मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है। राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे। तो देखिए, ये भिक्षु दे ऑप्शन ए नागार्जुन, बी नागभट्ट, सी नागसेन, डी कुमारिल भट्ट। तो ये देखिए, नागसेन थे, एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और एक हिंद यूनानी शासक रहता है, मिलिंद मिनांडर जिसको हम कहते हैं। तो उस उनके और नागसेन के मध्य जो संवाद है वही मिलिंद पन्नों में है, और उसमें नागसेन रहते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 25, चरक संहिता, यह आचार्य चरक द्वारा लिखित है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? देखिए, अब इस तरह के प्रश्न जो है बेसिकली पूछे जा रहे हैं, काफी फैक्चुअल है ये, और जनरली ये इसके आंसर्स नहीं ही आते हैं। ऑप्शन ए, 120 अध्याय और 8 खंड। ऑप्शन बी, 100 अध्याय और 5 खंड। ऑप्शन सी, 80 अध्याय और 7 खंड।
ऑप्शन डी 60 अध्याय और 8 खंड। तो देखिए चरक संहिता में 120 अध्याय और 8 खंड है। और बड़ी ईमानदारी से मैं बताऊं कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा था एग्जाम में। देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो आप समझिए मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहता है एग्जाम में, या रहा भी है। मैंने इस रिसर्च भी किया है, लेकिन इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो एग्जाम एग्जाम होता है और वहाँ दिमाग घूम जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए परेशान नहीं होना है, ऐसे प्रश्न सबको परेशान करते हैं। और आप मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्नों से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता है। आपका सिलेक्शन हमेशा रुकता है ऐसे प्रश्नों से जो सरल होते हैं, सबने किए हैं और आपने गलत कर दी, तो वो प्रश्न जो है घातक हो जाते हैं। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाने वाली बात होती है। लेकिन इस तरह के प्रश्नों के लिए घबराना नहीं। फिर आइए अगला प्रश्न लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुख, भागदुख होना चाहिए या भागदुख दिया है, कौन अधिकारी था? ए समाचार पहुंचाने वाला दूत, बी जंगल का प्रधान, सी जुआ विभाग का प्रधान, डी राजस्व कर जमा करने का प्रधान। तो देखिए ऑप्शन डी सही है इसमें। यह राजस्व कर का प्रबंधन या उसको जमा कराता था, भागदूत कहते थे उसको वैदिक काल में। और देखिए जो वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और उनके दायित्व दिए गए हैं, मुझे लगता है कि वो आप बहुत ध्यान से पढ़ जाइए, क्योंकि कब हमेशा देखिए वो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, और वो हमेशा आपको फायदा करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं 27। देखिए सूची एक में पुरातात्विक स्थलों को दिया गया, और सूची दो जो है उनके वर्तमान स्थान के बारे में है। तो ऑप्शन ए नेवासा, बी इसामपुर, सी डिडवाना, डी गुडियम गुफा। तो देखिए जो नेवासा है वो आपका महाराष्ट्र में, ये गोदावरी घाटी में पड़ता है। इसामपुर जो है वो कर्नाटक में स्थित है, पेलियोलिथिक साइट है ये, यानी पूरा पाषाण है। डिडवाना देखिए ये भी पेलियोलिथिक साइट है, और ये राजस्थान डिडवाना झील के झील को आप जानते होंगे। और ये जो गुडियम गुफा है ये तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ मैं मिला नहीं रहा हूँ, और मैंने यहाँ मिला ही दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी आपसे सीधे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पूर्वी पूरा स्थल इसका है, पूर्वी सीमांत, पूर्वी सीमा पे स्थित है, तो वो हड़प्पा, ये देखिए पाकिस्तान पंजाब में है, ये नहीं होगा। आलमगीरपुर देखिए ये उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। तो देखिए इन सब चीजों को भी आप याद रखिए, किन नदियों के किनारे स्थित है। तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। हिंडन यमुना की सहायक नदी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, डी मांडा में। तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर में है, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है। तो अगला प्रश्न 28 देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो कथन एक है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो देखिए ये प्रश्न भी मुझसे गलत हो गया था, जबकि ये सही है, दोनों कथन सही है। विष्णु पुराण में जो है मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो देखिए वायु पुराण में एक श्लोक है, अनुगंगा प्रयागे च साकेता मगधस्तथ। तो ऐसा बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो मौर्य हो जाएगा, गुप्त सम्राट रहता है, उसकी उसके राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया गया उस श्लोक के हिसाब से। तो ये दोनों कथन आपके सही होंगे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि विष्णु पुराण में मौर्यों की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पे भी प्रकाश पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित? यानी एक तरफ देखिए आपको दर्शन का नाम दिया है, और दूसरे साइड जो है उनके संबंधित जो प्रचारक या ऋषि रहे हैं उनके बारे में दिया गया। तो अब ऑप्शन ए है वैशेषिक पतंजलि, जो कि गलत है। मीमांसा कणाद, ये भी गलत है। गौतम न्याय, ये सही है। उत्तर मीमांसा कपिल, ये भी गलत है। तो देखिए गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक रहे। वैशेषिक के प्रतिपादक देखिए जो है वो उलूक कड़ाद माने जाते हैं, यानी कड़ाद, उलूक कड़ाद भी कहा जाता है इनको। मीमांसा, मीमांसा के दो भाग हैं, एक उत्तर मीमांसा एक पूर्व मीमांसा। तो देखिए मीमांसा है उत्तर मीमांसा, और कपिल जो है गलत है। ये मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 या 31। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन एक है, वह
1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। फिर है, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो अब इसमें देखिए दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ कैप्टन हॉकिंग्स को दिया गया है और इसी वजह से मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो आपको ध्यान देना है। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में देखिए, वो जो है 1608 में टॉमस रो आया था, और जो हॉकिंग्स है ये कंपनी के दूत के रूप में आता है, ये जेम्स के दूत के रूप में नहीं आता है। और जो टॉमस रो रहता है वो तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता रहता है, न कि हॉकिंग्स। तो ये न तो एक न तो दो, दोनों कथन इसमें गलत हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजों को आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, परगना का प्रमुख अफसर, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। तो ऑप्शन ए सही है, ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, खरीदादार। फिर अगले प्रश्न को लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं कि नहीं, वो किन विषयों पे हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न भी काफी टफ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं और सबको याद कर पाना बेहद कठिन काम हो जाता है। तो इसमें देखिए आप फिर से ध्यान दे लीजिए, और मुझे लगता है कि देखिए रिपीट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है कि 2021 में इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 4 रचनाकारों के नाम दिया गया था और उनके रचयिताओं के नाम दिया गया था, और वही प्रश्न जो है 2022 में फिर रिपीट हो गया था। तो आप जरूर इसको ध्यान दीजिए कि एक रचना है मिराते सिकंदरी। देखिए इसको मैंने मिला रखा है कि गुजरात विजय से संबंधित है। फिर है बुरहाने मासिर, ये बहमनी बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। फिर रियाज उस सलातीन, बंगाल का इतिहास है। और उसके बाद रियाजुल इंसा, इंसा मतलब पत्र होता है देखिए, तो हमें इससे भी थोड़ा सा अनुमान लगना चाहिए था एग्जाम में कि रियाजुल इंसा ये महमूद गवां, ये अहमदाबाद का जो प्रधानमंत्री रहता है महमूद गवां, उसके पत्रों का संकलन है। तो ये इस हिसाब से सुमेलित हो जाएगा। क्योंकि देखिए 150 प्रश्नों को लेना है तो बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जहाँ जरूरी लग रहा है, बाकी मैं आपको प्रश्नों को और उसके सही उत्तर को दिखाते हुए चल रहा हूँ। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए इल्तुतमिश रजिया के पिता, बी शाह तुर्काना इल्तुतमिश के पति, सी हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, डी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। तो देखिए जो सी है ये सही नहीं है। हमीदा बानो बेगम ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं रहती है, ये मुगल काल में होती है हमीदा बानो बेगम, और ये बहन रहती है, सॉरी ये माँ रहती है हमीदा बानो बेगम अकबर की, हुमायूं की पत्नी है ये। और इल्तुतमिश रजिया के पिता बिल्कुल सही है, सातुरकाना इल्तुतमिश की पत्नी रहती है, ये भी सही है। और गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री यानी हुमायूं की बहन रहती है, जिसने हुमायूंनामा की रचना की, गुलबदन बेगम ने। तो ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 4 पेशवाओं को दिया गया है और उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए बालाजी विश्वनाथ, तो यहाँ देखिए मैंने टाइम लिख रखा है 1730 से 1720 इनका टाइम है। फिर दो बाजीराव प्रथम, ये 1720 से 1740 अपने पिता के बाद आते हैं। फिर उसके बाद माधव राव का टाइम आता है, ये है 1761 से 1772। और उसके पश्चात नारायण राव आते हैं 1772 से 1773 के लिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? ऑप्शन ए शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी सिकंदर शाह। तो देखिए जैनुल आबदीन, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, तो इसी ने जजिया को समाप्त किया था और इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ये प्रश्न देखिए बहुत सारे लोगों का गलत भी हुआ था और मुझे लगता है कि मैंने इसे छोड़ दिया था। तो ऑप्शन ए अजीजुद्दीन खान, ऑप्शन बी तालिब अमूली, ऑप्शन सी मुल्ला अब्दुल बाकी, ऑप्शन डी मिर्जा मोहम्मद अली। तो ये अजीजुद्दीन खान द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया था और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये फिर आपको मिलेगा, RO ARO, UPPCS 2024, ये इस तरह के एग्जाम में फिर आपको रिपीट होगा, फिर टकराएगा ये आपसे। अब आइए अगला प्रश्न लेते हैं, संगीत की टप्पा शैली, ऐसी चीजों को आप अंडरलाइन मार लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल
सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो देखिए ये जो टप्पा शैली है मोहम्मद शाह यानी मोहम्मद शाह रंगीला, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। ये उत्तरवर्ती मुगल शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। उसके समय में जो है टप्पा शैली विकसित हुई थी। अब अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत ही टफ होता है और इसके लिए तो मुझे लगता है कि एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद हो, आ जा रहा हो, तो आप जवाब दे दीजिए, नहीं तो बेहतर है कि ऐसे प्रश्नों को मत टच करिए क्योंकि ये जनरली गलत होते हैं और फिर माइनस मार्किंग में हमारे नंबर भी कट जाते हैं। ऑप्शन ए दयाबाई विनय मल्लिका, ऑप्शन सी सहजोबाई सहज प्रकाश, ऑप्शन सी गंगाबाई गणेश देव लीला, ऑप्शन डी सोन कुमारी स्वर्णबेल की कविता। तो देखिए ये ऑप्शन सी जो है ये गंगाबाई का नहीं है, बाकी जो है सही सुमेलित है गणेश देव लीला, यही इसमें गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह के आरंभ होने का सही सुमेलित नहीं? यानी विद्रोह के बारे में दिया गया है और उसके प्लेस को दिया गया और कब शुरू हुआ उसके बारे में दिया गया। तो ऑप्शन ए बैरकपुर 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी मेरठ 10 मई 1857, ऑप्शन सी लखनऊ 4 जून 1857, झांसी 11 मई 1857। तो देखिए ये जो झांसी है वो गलत है, 1857 11 मई को ये शुरू नहीं होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र ने, ऑप्शन बी इंद्र नारायण द्विवेदी ने, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए ऑप्शन बी इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसका गठन किया था। ये मदन मोहन मालवीय के शिष्य थे और इनका बड़ा प्रभाव था अवध वाले क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन बी यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ, ऑप्शन सी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी युगांतर। तो देखिए जो हार्डिंग पे बम फेंकने का कार्य किया गया था वो अनुशीलन समिति द्वारा किया गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि रासबिहारी बोस की भी बड़ी भूमिका रहती है और इसी के बाद वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाते हैं पकड़े जाने के डर से, और आगे जाके फिर उनकी भूमिका आप देखेंगे आजाद हिंद फौज और उसके बाद के समय में आपको दिखेगी। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 1920 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो देखिए ये 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित है और स्टेब्लिश हुई थी अगर पूछा जाए तो ये 1920 में हुई थी। स्थापना वर्ष 1920 है इसका, लेकिन ये अधिनियम पूछा जाए तो 1919 के अधिनियम द्वारा ये स्थापित हुआ था। फिर ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कथन एक है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है, वो कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, ये भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है सिर्फ ब्राह्मणों की संस्था है और ब्राह्मणों का वर्चस्व है और इसमें देखिए निम्न जातीय जो नेता थे उनके साथ समान भाव का समान भाव से उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों के विरोध में जो है रामास्वामी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और ये सत्य भी है। देखिए उस समय इतना स्टीरियोटाइप का भारतीय समाज था और विभिन्न कुरीतियां थी हमारे समाज में। आज भी देखिए जातिवाद हमारे समाज में जहर की तरह घुला हुआ है, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि किस तरह की पॉलिसीज रही होगी। तो समाज ही उस तरह का हमारा था, तो हम किसको दोष दें, खैर ये अलग बात। फिर अगला प्रश्न देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी भवानी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट। तो बहुत आसान है, देखिए रानी झांसी रेजिमेंट था और कैप्टन लक्ष्मी सहगल कैप्टन लक्ष्मी सहगल देखिए यही लीड कर रही थी इसको। और प्रेम सहगल जो रहते हैं आजाद हिंद फौज के अधिकारी, उनसे इनकी शादी हो जाती है। ये साउथ इंडियन रहती हैं और ये आगे चल के भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ती हैं, हार जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन है ए हजरत महल, बी खान बहादुर खान, सी कुंवर सिंह, डी नाना साहब। तो खान बहादुर खान ये बरेली में रहते हैं, बाकी आगे चल के ये दिल्ली आ जाते हैं और फिर दिल्ली का भी नेतृत्व ये संभालते हैं। फिर कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम है? अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटित हुई। होम रूल आंदोलन
ये देखिए 1918 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन देखिए 1920 में आया था असहयोग के साथ में। फिर जलियांवाला बाग 1919 में और मोपला 1921 में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोपला विद्रोह। देखिए मैं तिथियों को याद करने से बचता हूँ और आपको भी कहूंगा कि इससे आप बचिए। बस घटनाओं को याद करेंगे तो आपको तिथियां अपने आप याद हो जाएंगी। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको याद भी करना पड़ता है, वो जरूरी भी, तो उनको याद कर लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं? तो देखिए मातंगनी हजारा ये बिल्कुल संबंधित हैं। आसफ अली ये भी संबंधित है। देखिए ये असम से इनका संबंध है। अरुण आसफ अली काफी क्षेत्रों में सक्रिय थे, लेकिन मुख्य एरिया इनका सॉरी बम्बई रहता उस समय। फिर कनकलता बरुआ ये भी असम की थी। ये जो शांति घोष हैं, शांति घोष और सुनीति घोष, ये दो बहनें थी। इन्होंने डिग्री लेते समय गवर्नर के ऊपर गोली चलाई थी, तो ये संबंधित नहीं है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए नदी का नाम दिया गया है और उसकी नदियों, सहायक नदी और उनकी नदियों का नाम दिया गया। ये मंजरा है, मंजीरा होना चाहिए। गोदावरी सही है ये। हेमवती, कावेरी ये भी सही है। मलप्रभा, कृष्णा ये भी सही है। प्राणहिता जो है देखिए ये भी जो है गोदावरी की सहायक है, जबकि यहाँ पे आपको महानदी दिया गया है, ये गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है, यानी उनका संगम होता है? ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। तो देखिए जो देवप्रयाग है वहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और ये उसके बाद गंगा कहलाती है वहां से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कथन ए है, यह मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। देखिए ये गलत है, इसमें अधिकता होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए सही होगा, केवल। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में होती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल। तो देखिए ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये रिपीटेड प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, बहुत पेट प्रश्न है। फिर देखिए अब अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थल को उनके जोड़े बनाइए। मतलब नदी है और उनका उद्गम स्थल दिया गया है। तो देखिए यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। फिर कृष्णा जो है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से निकलती है। गोदावरी जो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महानदी सिहावा